उसके और डिटेल में अगर हम लोग जाएंगे तो फिर हायर क्लासेस हम लोग पहुंच जाएंगे। अभी हम लोग बिल्कुल बोर्ड पे फोकस करके चलते हैं ना, जो आपको 10th के बोर्ड में आने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगर यहां तक बात समझ में आ रहा है तो हम लोग कुछ प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर हम जानना चाहते हैं ना कि कोई चार्ज है तो कुछ तो नेचर होंगे ना प्रॉपर्टी। जैसे हम लोग कभी कभी बोल देते हैं ना क्लास में, एकदम एकदम गधा आदमी है ना, बोल देते ना, ए जी तुम गधा बैल जैसा करता है। क्यों कोई गधा किसको क्यों बोलेगा? कुछ तो ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा ना जो उस गधा से मैच करता होगा, तब तो आदमी को कोई गधा बोल दे रहा है ना। तो कहने का अभिप्राय है सिंपल शब्दों में, है ना, कि आपका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगा जिसके आधार पे आप जज करते हैं कि ये व्यक्ति ए है ना। आप किसी को हम बोल दे रहे कि यार ए बैल है, तो बैल का कुछ पैरामीटर, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैच कर रहा होगा। तो बैल होने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, है ना। तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चार्ज का, कि चार्ज होने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए। अगर वो चीज मैच कर रहा है ना, वो सारे चीज आपको देखने को मिल रहा है, तो आप बोलोगे कि ये चार्ज है ना। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज में वन बाय वन हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला है ना, चार्ज का कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग ये बात करते हैं जो बेसिक सब लोग जानते हैं ना, कि लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर, है ना। मतलब पहला प्रॉपर्टी क्या है, लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल इच अदर, है ना, रिपेल इच अदर, एंड अनलाइक चार्जेस है ना अट्रैक्ट इच अदर। समझिएगा बात को। तो इसका मतलब क्या है, प्लस प्लस या माइनस माइनस, प्लस प्लस या माइनस माइनस हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, है ना। जैसे क्लास में होता है ना जी, लड़का लड़ जाता है ना, और लड़कियों में लड़ाई होता रहता है, लेकिन लड़कियों में लड़ाई नहीं होता है, सही बात है ना। हाँ, सो कहने का अभिप्राय सिंपल है कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। प्लस प्लस के बीच रिपल्सन होता, माइनस माइनस के बीच रिपल्सन होता, लेकिन प्लस माइनस के बीच क्या होता, अट्रैक्शन होता ना। सो ये पहला आपको प्रॉपर्टी चार्ज का है। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी जो हम लोग बात करें, जो ऑलरेडी डिफिनेशन में लिखे हैं, है ना, चार्ज अगर है, चार्ज कैन प्रोड्यूस, क्या कर सकता है बोलिए, डिफिनेशन में ऑलरेडी लिख चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज क्या प्रोड्यूस कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। और चार्ज का क्या प्रॉपर्टी है ना, चार्ज का जो अगला प्रॉपर्टी है वो है चार्ज इज ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल बोलने का मतलब क्या है, चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर, जैसे भी किए थे, है ना। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर सोडियम से कहां पे कर दिए थे, क्लोरीन पे कर दिए थे ना। सो मतलब चार्ज को क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे। अगला नेक्स्ट हम लोग बात करें ना, नेक्स्ट प्रॉपर्टी का जो इंपॉर्टेंट है, और 2 नंबर आपको 2 नंबर का आता भी है। ठीक है, तो हम लोग जो बात करने जा रहे हैं ना, तो एक तो आपका आता है बाबू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अभी कुछ कुछ और प्रॉपर्टी हम बात करेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये होता क्या, ये बात समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना। क्वांटम मींस हम लोग बोलते हैं पैकेट ऑफ एनर्जी। छोड़ो एनर्जी का पैकेट, गोली मारो, है ना, हम लोग पैकेट समझते हैं ना। पैकेट क्या होता है, सपोज करिए, है ना, हमारे पास, है ना, बिस्किट के पैकेट है, तो बिस्किट का भी आधा पैकेट हो सकता नहीं। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे सोचेंगे सर आधा खा गए बिस्किट तो आधा बचा ना सर, तो आधा पैकेट हो नहीं, पैकेट एक ही है, उसमें बिस्किट आधा है, वो अलग मसला है, पैकेट एक ही है। तो हमेशा पैकेट का संख्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 50 होगा, 100 होगा, 500 होगा, एक नहीं होना चाहिए, है ना। सो एक बात समझिएगा, और एक बात हम लोग सब लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है बोलो, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, है ना, आगे माइनस लगा रहा था, है ना। और एक प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब हम बच्चों लोग से एक क्वेश्चन इधर आते हैं, क्वांटाइजेशन में आता है, पहले यहाँ पे 2 मिनट रुक जाओ, है ना। हम लोग एक चीज और पूछ रहे थे बच्चों लोग से कि बताओ किसके ऊपर ज्यादा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कि प्रोटॉन के ऊपर, है ना, है ना। तो बच्चा लोग बोल देगा प्रोटॉन के ऊपर, है ना, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है, कम है ना, जो कि कतई गलत है ना। दोनों के ऊपर चार्ज बराबर है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। देखिए प्रॉब्लम यहां पे होता है कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना कि +1 बड़ा है कि -1 बड़ा है, सुनो बात को, +1 बड़ा है कि -1 बड़ा है। तो हमको मालूम है +1 बड़ा है, तो सर यहाँ पे प्लस में था माइनस में था, दोनों का वैल्यू बराबर दिख रहा था, हम इसको बोल दिए ये बड़ा है, इसको बोल दिए छोटा है। लेकिन ऐसा इन रियलिटी नहीं है। क्या है मामला समझिए, फिजिक्स जनरली नेगेटिव नंबर के साथ अलग तरीके से डील करता है, जैसे मैथ डील करता है वैसे डील नहीं करता, है ना।
यहां पे दोनों का वैल्यू बराबर है, प्लस और माइनस वैल्यू को नहीं बता रहा, उसके नेचर को बता रहा। देखिए फिजिक्स में प्लस माइनस का थोड़ा मीनिंग अलग है, जैसे प्लस माइनस नेचर को बता सकता, प्लस माइनस बढ़ना या घटना को बता सकता। अगर कोई चीज बढ़ रहा है तो पॉजिटिव उसके आगे लगाते, कोई चीज घट रहा है तो उसके आगे नेगेटिव लगा। प्लस माइनस डायरेक्शन को बता सकता है ना, कोई मान लो राइट की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव डायरेक्शन बोलेंगे, तो अगर कोई लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो क्या बोलेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन बोलेंगे। जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस में करते हैं, है ना, ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस, समझ बात को, है ना, राइट की तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट की तरफ नेगेटिव, समझ मामला। सो ये डायरेक्शन, नेचर, बढ़ना, घटना, ये सारी चीज को बताता। तो दोनों का वैल्यू दोनों का बराबर है ना। इट्स लाइक गियर, अभी बताना कि एक बार आगे दबाए तो गियर प्लस, एक बार पीछे दबा दिए तो माइनस, लेकिन किए तो बतिया बराबर नहीं जी, एक बार आगे दबाना पड़ा, एक बार पीछे दबाना पड़ा, है तो सेम है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, लेकिन दोनों का नेचर अपोजिट है ना, एक पॉजिटिव नेचर का और एक नेगेटिव नेचर का, है ना। तो आपसे कोई भी पूछे कि किसके ऊपर ज्यादा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कि प्रोटॉन के ऊपर, तो आप क्या बोलिएगा, दोनों के ऊपर बराबर चार्ज है ना। तो सर प्लस और माइनस क्या बता रहा है, अगर आपसे कोई पूछ दे तो आपको सिंपल बताना है कि प्लस और माइनस उनके नेचर को बता रहा है। जैसे समझो, एक और एग्जांपल बेसिक सा ले लेते ना, कि हम अपना बैंक में पैसा ले जाके जमा कर दिए, है ना, मान लो कि 1,000 रुपए हम जमा कर दिए, तो मेरा अकाउंट में देखा था +100, है ना, 1,000 बोले प्लस 1,000, है ना, और हम 1,000 निकाल लिए बैंक से, उधार ले लिए, तो क्या दिखाता है, अब तब वो बैलेंस दिखाता 1,000, लेकिन आगे खाली क्या लगा देता, माइनस, है ना। मतलब अब पहले भी हमारे पास 1,000 रुपया, अभी भी 1,000 रुपया कर्जा लिए, तभी तो 1,000 रुपया मेरे पास, है ना जी। लेकिन बैंक से कर्जा ले लिए तो हमारा नेचर को बता रहा कि भैया ये हमसे लिया है ना, और हम दिए उसको, तो हमको दिखा दे रहा प्लस से, समझ रहा है बात को ना, है ना। तो सिंपल, लेकिन दोनों केस में हमारे पास कितना है, 100 रुपया। हम अपना बैंक में 100 रुपया जमा करके, तब भी 100 रुपया था, बैंक से उधार ले लिया, तब वो मेरे पास 100 रुपया है ना। लेकिन वो 100 के जो दिखा रहा हूं +100 और -100, उसमें अंतर किस बात का है, प्लस वो हम क्रेडिट किए पैसा, है ना, और जो -100 दिखा रहा है वो हम ले लिए, वो बोरो किए उससे, है ना, तो इसलिए माइनस दिखा रहा। तो नेचर दिखा रहा प्लस और माइनस, समझ रहा बात को। तो यहाँ पे दोनों के ऊपर चार्ज क्या होगा, बराबर होगा। कितना होगा, 1.6 × 10⁻19 कूलम। हम उसमें भी आएंगे, कूलम क्या है, ये SI यूनिट ऑफ चार्ज, है ना। चलिए फिर से हम लोग वापस आ रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता कि किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होगा, मान लो मेरे बॉडी पे 5 कूलम चार्ज है या 1 कूलम चार्ज है ना, तो चार्ज कैसा आया होगा, इलेक्ट्रॉन के लूज या गेन करने से। मान लो +1 कूलम चार्ज हम बोले, हमारे बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है, +1 कूलम चार्ज। तो कैसे +1 कूलम, प्लस चार्ज कैसा आएगा, हम अगर इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, लूज करेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, लूज। तो इसका मतलब प्लस ये बता रहा है कि हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं। अब हमको इतना इलेक्ट्रॉन लूज कर देना कि मेरे ऊपर चार्ज कितना आ जाए, 1 कूलम। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो मेरे ऊपर चार्ज कितना आएगा, बोलो 1.6 × 10⁻19 कूलम। 1 कूलम है नहीं, 1 कूलम से बहुत कम है। तो ऐसा एक और इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो ×2 हो जाएगा, एक और लूज करेंगे तो ×3 हो जाएगा, एक और लूज करेंगे तो ×4 हो जाएगा, एक और लूज करेंगे तो ×5। तो हम बोले ऐसा n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज कर दो। कितना लूज कर दो, n, है ना। तो ये मिलके कितना बन जाएगा, 1 कूलम, है ना, सारे बात को। और n हमेशा, n का क्या होना चाहिए, इंटीजर में होना चाहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हम लूज किए हैं, है ना, वो हमेशा क्या होना चाहिए, इंटीजर, या गेन जो किए वो हमेशा क्या होना चाहिए, इंटीजर। तो n हमेशा इंटीजर में होना चाहिए। और n बता किस चीज को रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज या गेन। अगर +1 का बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, लूज, और -1 कूलम का बात कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, गेन। अब चलो 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए हम निकालना चाहते हैं। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय कूलम, और कूलम तो निपट गए, है ना। तो 1.6 नीचे आ जाएगा और नीचे में आ जाएगा 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ये -19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +19, और इसके डेसिमल हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो ऐसा लिखे 10/16 × 10 का पावर 19 आएगा। इसको ऐसा लिखे 10 का पावर 18, एक जीरो यहां दे देते हैं। इसको तुम काटोगे तो 6.25 आएगा, है ना। कितना आएगा, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई बॉडी इतना इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, लूज कर दे, तो +1 कूलम चार्ज आएगा, और इतना इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो -1 कूलम चार्ज आएगा। गौर करते रहिएगा, 2 सेकंड रुकिए भैया। अब यहां पे ध्यान दीजिए, बहुत सारे लोग फिर इसमें आर्ग्यू कर लेते हैं, सर आप तो बोले थे कि हमेशा इंटीजर होना चाहिए, तो ये तो डेसिमल में आ रहा, डेसिमल में नहीं है। ध्यान से देखना है कि 2 जीरो यहां से डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा इंटीजर, है ना। 625 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई बॉडी 625 ×
16 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, लूज कर दे, तो +1 कूलम चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा, और इतना इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर ले तो -1 कूलम चार्ज आएगा। तो फिर से हम लोग वापस जो अपने जगह पे बात कर रहे थे उस पे आते हैं। ये बात अगर समझ में आ रहा तो हम लोग फिर से अपने वापस जगह पा रहे हैं। क्या जगह पा रहे हैं, गौर करना। हम लोग इस बात को फिर से कर रहे हैं, गौर करना, है ना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये बोलता कि किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज आया होगा वो इधर 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करने से, या 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करने से, या 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करने से, या 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने से, या n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज करने से, वेयर n इज इंटीजर, है ना। सो अब इसको शॉर्ट में हम डिफाइन करें। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये बोलता टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होगा, है ना, टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज एन इंटीग्रल, इज एन इंटीग्रल मल्टीपल, is an integral multiple of charge on one electron। तो किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन का। तो मान लो किसी बॉडी पे टोटल चार्ज कितना है, Q, है ना, तो ये किसके बराबर होगा, N इंटू E माइनस, E माइनस क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, और आगे में प्लस या माइनस लगा देते, क्या है, क्योंकि अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लूज कर देते तो प्लस चार्ज आता, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता तो क्या आता, माइनस चार्ज। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना। तो फिर से हम लोग समझते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इतना सिंपल सा बात बोलता बाबू कि किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज बना होगा, टोटल चार्ज होगा, है ना, वो किसके कारण होगा, इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। किसके कारण होगा, इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होगा ना। तो हम इसको डिफाइन कैसे कर रहे हैं, टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। समझ रहा बात को। अब इसमें न्यूमेरिकल बेसिक सा देता ना कि किसी बॉडी पे 5 कूलम चार्ज है, तो बताओ कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो 1 कूलम बनाने के लिए अगर 625 इंटू 10 का पावर 16 चाहिए तो 5 कूलम बनाकर इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो फार्मूला पुट कर दो, क्यू की जगह 5 पुट कर देना, एन निकालना है, और इलेक्ट्रॉन पे तो चार्ज हमको मालूम है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है, कोई दिक्कत, सोल्व कर देना, कहानी डन, है ना। चलिए, तो ये आपका चौथा प्रॉपर्टी है। 2 नंबर का क्वेश्चन बाबू बहुत एक्सपेक्टेड है, ऐसा पूछा जाता है ना। अगर प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज नहीं पूछ रहा तो डायरेक्टली ये भी पूछ दे रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्या समझते हैं, है ना, तो आपको ध्यान देना। चलिए, एनीवे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है ना उसको हम लोग बोलते हैं ना, 5th नंबर प्रॉपर्टी है ना, वो हम लोग बोलते हैं, है ना, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज क्या बोलता है, गौर करिए ना। चार्ज कैन बी एडेड अल्जेब्रिकली। देखिए थोड़ा सा ये मतलब हायर लेवल का चीज हम बोल दे रहे हैं थोड़ा सा ना। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज ये बोलता है कि चार्ज को आप अल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। सर ऐड करने का कोई और तरीका क्या है, हाँ, वेक्टर एडिशन भी है ना। जैसे एक सिंपल एग्जांपल दे रहा, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि एक फोर्स 5 न्यूटन का इधर लगाएं और एक फोर्स 5 न्यूटन का इधर लगाएं, तो टोटल तो 10 होना चाहिए, लेकिन लिख देते हैं हम लोग 0, है ना। टोटल क्या लिख देते हैं, 0, है ना। या ऐसा समझो, एक हम 2 न्यूटन का फोर्स इधर लगाएं और एक 2 न्यूटन का इसके परपेंडिकुलर में फोर्स लगाए, तो नेट टोटल फोर्स हमारे ऊपर 4 न्यूटन नहीं होगा, क्योंकि सिंपल एडिशन नहीं है ना, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर। तो यहाँ पे वेक्टर एडिशन होगा और इसका आंसर होगा 2 न्यूटन बोले थे ना, ये 2 न्यूटन और 2 न्यूटन का आंसर होगा 2√2 न्यूटन, है ना। तो ये सिंपल ऐड नहीं हो रहा है। तो अगर कोई चीज सिंपली ऐड हो जा रहा है, इसका मतलब कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। और सिंपली ऐड नहीं हो रहा है ना, तो कैसा है, वेक्टर। अभी के लिए काम चलाने के लिए हम लोग बोल सकते हैं ना। सो आप एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज क्या बोलता, मान लो एक बॉडी के पास -5 कूलम है, +4 कूलम है ना, -3 कूलम है और +2 कूलम है और +6 कूलम है। तो इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, तो कुछ नहीं करना, सिंपली जोड़ देना है ना। तो कैसे जोड़ेंगे, है ना, -5 और -3 कितना हो गया, -8, है ना, और +4 और 2 6 और 6 12, तो +12 कूलम, है ना, +12 कूलम। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, +4 कूलम, है ना। सिंपली ऐड कर दिए, और क्योंकि सिंपली हम ऐड कर पा रहे हैं, गौर करिएगा, क्योंकि हम सिंपली ऐड कर पा रहे हैं, तो यहां से पता चल रहा है चार्ज कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, है ना। इसीलिए आप सिंपली इसको क्या कर पा रहे हैं, ऐड कर पा रहे हैं ना। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बाबू हमारा, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, है ना। एडिटिव नेचर चार्ज को एक्सप्लेन करने बोले तो क्या करेंगे, है ना, सिंपल लिखेंगे, चार्ज कैन बी एडेड अल्जेब्रिकली, है ना। चार्ज कैन बी एडेड अल्जेब्रिकली, और क्योंकि चार्ज को आप अल्जेब्रिकली ऐड कर पा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि चार्ज कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी।
लास्ट हम लोग ले रहे हैं, ऐसे प्रॉपर्टी तो बहुत सारा लिखा सकते हैं ना। लास्ट जो है उसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जो आराम से हम लोग ये भी आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ना कि व्हाट डू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आपसे पूछा जा सकता है ना। और खास करके आपको एग्जांपल के हेल्प से एक्सप्लेन करने के लिए भी दे सकता है कि आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से क्या समझते हैं, इसको बताइए, समझाइए, है ना। तो हम लोग समझते हैं, पहले बेसिक जो डिफिनेशन है वो है ना, हम लोग बचपन से पढ़ते रहे, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ना हम चार्ज बना सकते ना खत्म कर सकते, केवल क्या कर सकते हैं, चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते, जैसे अभी हम लोग किए थे। तो आपको एग्जांपल के साथ कैसे आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं ना, आपको बोलेगा ना, है ना, एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो एक एग्जांपल के हेल्प से आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को क्या करें, एक्सप्लेन करें, ऐसा आपको बोल देगा। तो कुछ नहीं करना, बहुत आसान काम है। क्या काम करना है, ध्यान दीजिए बात को। जैसे भी आपको समझाए थे कि एक सोडियम था और एक क्लोरीन था, हम लोग सिंपल जो एग्जांपल ये तो ये लेते हैं। तो इनके पास 11 इलेक्ट्रॉन था, है ना, और 11 प्रोटॉन था। इनके पास 17 इलेक्ट्रॉन था, है ना, और 17 प्रोटॉन था। तो अगर पूरे को हम एक सिस्टम मान ले, है ना, तो पूरे सिस्टम में 28 इलेक्ट्रॉन था और 28 प्रोटॉन था, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या किए, एक सोडियम इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो सोडियम के पास अब जो बचा वो 10 इलेक्ट्रॉन बचा, लेकिन अभी भी 11 प्रोटॉन है ना, और इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। और क्लोरीन के ऊपर, है ना, क्लोरीन के पास अब बचा 18 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन, तो अभी भी 28 प्रोटॉन है और पूरे सिस्टम में अभी भी 28 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले भी पूरे सिस्टम पे 28 इलेक्ट्रॉन था, अभी भी पूरे सिस्टम पे 28 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन में कोई चेंजेस नहीं हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, कंजर्व है। चार्ज क्या है, कंजर्व है। केवल हुआ क्या है, इलेक्ट्रॉन का एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर हुआ। तो यही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलता, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। सबको समझ में आ रहा मामला, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, सो ये आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज हम लोग यहां तक समझते हैं, है ना। बहुत सारा हो सकता है, लेकिन आपको 10th में मोर देन एनफ है, ठीक है। चलिए, अब फिर से हम लोग वापस जा रहे हैं अपने जगह पे, कहां पे, इलेक्ट्रिक करंट पे, है ना। अभी तक हम लोग करंट को डिफाइन नहीं किए, तो चलिए लेट्स स्टार्ट, है ना। सो इलेक्ट्रिक करंट है क्या, बात समझिएगा। सो करंट तो हम लोग बोल रहे थे फ्लो, है ना, और इलेक्ट्रिक क्या हो गया, चार्ज। तो चार्ज का फ्लो होगा तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। थोड़ा अगर प्रॉपर्ली इसको डिफाइन करना चाहे तो हम लोग ऐसा डिफाइन करते हैं। मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है ना, तो सबसे पहले देखिए बाबू ना, जो यहाँ पे चार्ज होते हैं वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, इनको क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। करंट किनके कारण होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन किनको बोलते हैं, थोड़ा समझिए बात को, है ना। जो ऑटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है, समझिएगा, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट में होता है ना, ऑटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होता है, क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जो जितना पॉजिटिव, समझो ऐसा समझ लो ये आपका मम्मी पापा है ना, पॉजिटिव, है ना, जनरली पापा न्यूट्रल ही रहते हैं, है ना, चार्ज कौन रहता है, मम्मी रहती है ना, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है मम्मी, है ना, सारा बात को। और ये इलेक्ट्रॉन है ना, जो तुम सब हो, है ना, हम सब है ना। अब जैसे से मम्मी पापा से दूर होते हैं, क्या होता, थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता ना, थोड़ा उनका कंट्रोल हमारे ऊपर क्या हो जाता, कम हो जाता है ना। लेकिन फिर भी हम लोग, है ना, जहां पे हम लोग को मम्मी पापा छोड़ के जाते हैं वहीं पे रहते हैं ना, इधर उधर ज्यादा भाग नहीं करते हैं ना। लेकिन जैसे ही हमारा दोस्त बोला भाई चलो घूमने चलते हैं, है ना, बोला ना जी, है ना, भाई चलो घूमने चलते हैं, मतलब उसको तुमको क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। और जैसे ही तुमको एनर्जी दिया, तुम अपने ऑर्बिट से क्या कर गया, जंप कर गया। और जैसे ही अपने ऑर्बिट से जंप कर गया, जैसे मान लो कि तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजे, है ना, अब तुम मम्मी पापा से दूर हो गया, तो उनका जो कंट्रोल तुम्हारे ऊपर अब कम हो गया है। अब कंट्रोल कम हो गया, तो फिर भी तुम यही रह रहे हो। लेकिन किसी दिन दोस्त बोला अरे भाई चलना घूम के आते हैं, तुमको पार्टी देंगे, तुमको एनर्जी मिला तो अपने ऑर्बिट से जंप कर गया बाहर। अब बाहर ऑर्बिट से हुआ, अब बिल्कुल तुम फ्री हो गया, अब तुम्हारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। अब तुमको जिधर जाने का मन है तुम उधर जा रहे हो, एंड दीज आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कैसा मोशन करेंगे, रैंडम मोशन करेंगे, है ना। कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी उधर घूम रहा है ना, पूरा आवारागर्दी कर रहा है, समझ मामला, है ना। सेम तो फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया, आवारा इलेक्ट्रॉन, है ना, जिसके ऊपर उसके मम्मी पापा को कंट्रोल नहीं है ना, समझ मामला, सिंपल है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन, तो करंट किसके कारण, इलेक्ट्रिक करंट किसके कारण होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण।
और फ्री इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? वैसे इलेक्ट्रॉन जो अपने ऑर्बिट से क्या हो चुके हैं, बाहर आ चुके हैं। और ऑर्बिट से बाहर कौन इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? आउटरमोस्ट ऑर्बिट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन आ सकते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपसे पूछे का है, क्यों? क्योंकि जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट के उनका दूरी ज्यादा है, तो उनके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस का, तो जो कंट्रोल होगा वो कम होगा, है ना। तो आसानी से वो अपने ऑर्बिट से क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं। थोड़ा सा उनको क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, है ना। चलिए यहां तक बात समझते। तो हम लोग समझना चाहते हैं बाबू ना इलेक्ट्रिक करंट को। तो कोई भी कंडक्टर है तो इसके अंदर में ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, जो क्या कर रहे हैं बाबू, रैंडम मोशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रैंडम मोशन। और करंट खुद ब खुद नहीं फ्लो करता, इसके लिए हमको क्या लगाना पड़ता, बैटरी लगाना पड़ता, सेल लगाना पड़ता, है ना। ये यही सेल जो है ना, इसको एनर्जी दे रहा है ना। बात समझ रहे बात को, क्या दे रहा है? एनर्जी दे रहा है, जिसको एक डायरेक्शन में सब रैंडम रैंडम ऐसे दौड़ रहा है ना। समझो बात को, है ना। जैसे तुम लोग अपना घर से दूर आ गया, समझ बात को, दूर आ गया और इधर उधर दौड़ रहा है, आवारागर्दी पूरा कर रहा है। फिर कौन चाहिए? मास्टर चाहिए, है ना, जो तुमको एक डायरेक्शन में क्या करता है, चैनलाइज करता है ना। एक डायरेक्शन में क्या करता है, चैनलाइज, जिसके कारण आप लाइफ में क्या होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। ऐसा समझ लो बात को ना। तो ये इलेक्ट्रॉन सब रैंडम डायरेक्शन कर मोशन कर रहे थे इधर उधर। अभी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के कारण एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करना, फ्लो करना चालू कर दिए। अभी फ्लो करेंगे तो किसी गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो अब डिफिनेशन में आ रहा है, ध्यान से मत रहिएगा। करंट तब तक नहीं होगा बाबू, फ्लो किसी चीज को नहीं बोलेंगे। जैसे समझो रूम है, इस रूम में हम इधर उधर घूम रहे हैं, कोई हमको बोलेगा कि तुम दौड़ रहा था, नहीं। इस गेट को क्रॉस करेंगे तभी कोई बोलेगा हमको, व्यक्ति है तुम बाहर में दौड़ रहा था जी। समझ मामला। तो आप अगर किसी गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस करते हैं तभी आपको बोला जाता है कि आप क्या किए, फ्लो किए। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, गौर सुनिएगा, है ना। इट इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ चार्ज, या इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। इट इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ, सॉरी फ्लो गलत लिख दिया ना, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो एक गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया से, है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया, गौर समझिएगा बात को, है ना। इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया से एक सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो कर जाएगा उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। गौर करते रहिएगा, गौर करते रहिएगा। सो हम लोग क्या बोल रहे हैं, गौर करना, है ना। सो मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है और ये इसका क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। हम ऐसा बोल रहे हैं इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्यू कूलम चार्ज फ्लो कर गया, कितना टाइम में, टी सेकेंड। कितना टाइम में, टी सेकेंड में। तो अगर टी सेकेंड में क्यू कूलम चार्ज फ्लो कर गया तो एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा, बोलो, क्यू बाई टी। और एक सेकेंड में किसी गिवन एरिया से जितना चार्ज फ्लो करता है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो किसका फार्मूला हो गया, इलेक्ट्रिक करंट का। तो इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं आई से, कैपिटल आई या स्मॉल आई से भी डिनोट कर सकते हैं। तो कैपिटल आई बराबर क्या हो गया, क्यू बाई टी। तो इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला हो गया चार्ज अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला क्या होगा, बोलिए, चार्ज अपॉन टाइम। और चार्ज कैसा यूनिट क्या होता है, बोलो, कूलम। और टाइम कैसा यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो कूलम पर सेकंड किसका यूनिट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट का। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या हो गया, बोलो, कूलम पर सेकंड। लेकिन आप बोलोगे सर हम तो सुनते हैं एम्पियर। हाँ ऐसा बोल दो ना जी कि कूलम पर सेकंड बोलने में ना मुंह दर्द दे रहा था, इसलिए बोल दिया एम्पियर, ठीक है। सो इसको एक सिंपल नाम दिया गया, सिंपलिस्टिक नाम दिया गया, क्या चीज, एम्पियर। अब आपको बोर्ड में पूछता डिफाइन 1 एम्पियर, क्या बोलता, डिफाइन 1 एम्पियर। तो बहुत बेकार काम। अब इसमें बच्चा लोग बका जाता है, एम्पियर को ए से डिनोट कर लेते हैं ना, कूलम पर सेकंड। तो 1 एम्पियर बोल रहे थे, यहां भी 1, यहां भी 1 लिख देते, है ना। तो कैसा बोलेंगे, गौर सुनना। इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, हाउ मच चार्ज passes through a given cross sectional area in how much time, then it is said to be how much current is flowing through the conductor, 1 ampere of current is flowing through the conductor। एकदम सिंपल है ना। तो फिर से हम समझ रहे हैं एम्पियर क्या होता है, कूलम पर सेकंड। हमको बोर्ड में बोल रहे एग्जाम में डिफाइन 1 एम्पियर, क्या बोल रहा, डिफाइन 1 एम्पियर। तो हम बोले भैया 1 एम्पियर होता क्या, तो 1 एम्पियर होता 1 कूलम बाय 1 सेकंड। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, गौर करना, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज passes through a given cross sectional area in how much time, 1 second, then it is said to be 1 ampere of current is flowing through the conductor। बात समझ में आ रहा है ना, एक सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है। सो आपका इलेक्ट्रिक करंट का
है ना, डेफिनेशन हो गया, यूनिट हो गया, ठीक है। एक चीज और आता है जो बार बार आपको पूछा जाता ना, है ना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है ना। तो देखिएगा डायरेक्शन थोड़ा हम लोग लेटर ऑन में हम बताना चाहते हैं, लेकिन चलो फिर भी बता देते हैं, है ना, कंटिन्यूटी आपको फील होना चाहिए। इतना तो आप लोग को थोड़ा आइडिया होगा ना, ये सेल है, ये बैटरी के सेल के पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल, है ना। ये करंट किसके कारण फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के कारण, यहाँ पे है ना, कंडक्टर के केस में ना, कंडक्शन करंट अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बात करो, ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे हम ऐसा सोचे कि पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये नेगेटिव टर्मिनल तो यहाँ पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट के रिपेल, रिपेल करेगा, है ना। तो ए नेगेटिव इस नेगेटिव को रिपेल करेगा, मतलब सब पे फोर्स इधर लगाएगा, और ये प्लस इस नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट अपनी तरफ खींचेगा, तो ए भी इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, मतलब सब इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करना चालू कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉन ऐसा फ्लो करना चालू करेंगे, ऐसा। सुन रहा बात को, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, ऐसा होगा। अब अगर गौर करना है ना, तो इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का हमको डायरेक्शन दिख रहा है, इधर फ्लो कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन का अपोजिट जो डायरेक्शन होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के जो डायरेक्शन का अपोजिट डायरेक्शन होगा, उस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कन्वेंशनल क्या होता है सर, कन्वेंशनल जो बहुत लंबे अरसे से हम लोग मानते हुए आ रहे हैं, कन्वेंशनल, है ना। सो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो किधर होता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज इधर फ्लो करेगा, उसके उल्टे डायरेक्शन को हम लोग क्या मानेंगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एग्जांपल के लिए मान लो ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ, है ना, नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहे थे, तो करंट का डायरेक्शन किधर से किधर होगा, करंट का डायरेक्शन किधर से किधर होगा, बोलिए, बी से ए की तरफ होगा। लेकिन अगर हम ऐसा बोल रहे हैं, ए से बी की तरफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा था, तो करंट का डायरेक्शन किधर से किधर होगा, ए से बी की तरफ ही पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो करेगा, वही डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, करंट होगा, और नेगेटिव चार्ज जिधर फ्लो करेगा उसका उल्टा जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट। तो नेगेटिव चार्ज अगर ए से बी जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन हम लोग क्या लेंगे, बी टू ए, है ना, बात सुनना रहा बात। और लेकिन पॉजिटिव चार्ज ए टू बी जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ए टू बी होगा। यहां तक क्लियर सबको, कोई मसला नहीं। अगर कोई दिक्कत नहीं तो हम लोग थोड़ा सा और बात को आगे बढ़ाते हैं। ये आपका इलेक्ट्रिक करंट हम लोग जितना 10th में पढ़ना है और उतना हम लोग समझ लिए, तो थोड़ा सा हम लोग बात को आगे बढ़ाएं, है ना। तो नेक्स्ट चीज जो पढ़ते हैं ना वो है बाबू, दो टॉपिक हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट चीज में, है ना। एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये दो डिफिनेशन में एक डिफिनेशन आप 10th में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आ सकता है ना। सो पहला हम लोग डिफाइन करते हैं ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या डिफाइन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिनोट करता है कैपिटल यू से, है ना। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, बात समझिएगा, एकदम सिंपल सा हम लोग बात कर रहे हैं। मान लो कि यहां पे चार्ज है Q1, क्या चार्ज है Q1, है ना। तो कोई भी चार्ज है तो अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करोगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और किसी चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आएंगे तो उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स, उसका अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, है ना, फोर्स लगाएगा। अब गौर करना, एक और चार्ज है Q2, ये कहां पे बाबू, इंफिनिटी पे। इंफिनिटी क्या होता है सर, है ना, किसी बॉडी से अगर कोई बॉडी बहुत दूर हो जाए, है ना, तो उस पोजीशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इनफाइनाइट। अभी बेसिक समझने के लिए, ठीक है, हाँ, डिटेल और बात कर सकता। तो हम ऐसा मान के बाबू ध्यान समझिए, ये चार्ज है तो जैसे जैसे दूर जाएंगे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकत क्या होगा, स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होते जाएगा, और जहां पे जीरो हो जाएगा उसी पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, इन्फिनिटी, है ना। तो इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा, है ना। चार्ज के ऊपर फोर्स तब लगेगा जब वहां पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इसका मतलब फोर्स भी जीरो होगा, और अगर फोर्स जीरो हुआ तो क्लास 9th में लोग पढ़ते हैं वार्डन। वार्डन होता है फोर्स डॉट एंड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स से जीरो तो डिस्प्लेसमेंट करके क्या करोगे, है ना। तो वार्डन भी क्या हो गया, जीरो। वार्डन अगर जीरो होगा तो एनर्जी भी क्या हो गया, जीरो। तो आपको ध्यान में रखना है, इन्फिनिटी पे आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या लेते हैं, जीरो। अब काहे लेते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे, अभी ध्यान समझिए। तो किसी भी चार्ज को डिफरेंशन आ रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशन आ रहा है, आप लोग डिफरेंशन केवल 10th क्लास में पढ़ना है ना। क्या करना है, किसी चार्ज को, किसको, किसी चार्ज को कहां से लाना है, इंफिनिटी से। किसी चार्ज को इंफिनिटी से, मान लो इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी जानना चाहते हैं, है ना, इस पॉइंट का पोटेंशियल पी का पोटेंशियल एनर्जी जानना चाहते हैं,
तो इस चार्ज को इन्फिनिटी से कहां तक लेकर आना है, पी तक। अब तुम जैसे ही इसके अंदर में आओगे तो यहां इस Q1 के कारण इसके चारों तरफ क्या फील्ड है। अब तुम जैसे ही Q2 को यहां पे लेके आओगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, अगर उसको डिस्प्लेस करोगे तो क्या हो रहा है, वर्डन हो रहा है। तो Q2 को इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने में किसके प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जो वर्डन करना पड़ेगा, उस वर्डन को नाम क्या देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या डिफिनेशन फिर समझिए, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज वर्क डन। एक क्या है, वर्क डन है, क्या करने में, ब्रिंगिंग द चार्ज, किसको लाने में, एक चार्ज को लाने में, कहां से, इन्फिनिटी से, कहां पे, किसी भी एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी जानना चाहते, किसके प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जो वर्डन करना पड़ेगा, उस वर्डन को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो बेसिक डिफिनेशन क्या बोलता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, फिर समझिए, है ना। इट इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। और एनर्जी है तो स्केलर क्वांटिटी होगा और इसका SI यूनिट क्या होगा, जूल होगा, ऑब्वियसली, है ना। आपको फार्मूला वगैरह नहीं पढ़ना तो अभी हम नहीं बता रहे। इसमें एक बात और हम जो एक्सप्लेन करना चाहते हैं, सर काहे इन्फिनिटी से क्यों, एक क्वेश्चन बाकी, इन्फिनिटी से क्यों, इन्फिनिटी से इसीलिए बाबू, ऐसा समझो, दो व्यक्ति हैं ए और बी, हम बी से बोले, है ना, चलो एक से बोले कि बताओ बी तुमसे कितना अमीर है, तो हमको ए बोला कि बी जो है हमसे 10 रुपया अमीर है, कितना अमीर है, 10 रुपये से अमीर है। तुम बता सकते हो कि ए के पास क्या रुपया, बी के पास क्या रुपया, नहीं बता सकते। अगर ए के पास 20 रुपया होगा तो बी के पास 30 रुपया होगा, है ना। ए के पास 40 होगा तो बी के पास 50 होगा। आपको केवल क्या पता है, डिफरेंस, क्या पता है, डिफरेंस। लेकिन अगर तुमको हम बोल दें कि ए के पास 1 रुपया नहीं है, तब कंफर्म हो गया कि बी के पास क्या रुपया है, 10 रुपया। मतलब आप अगर किसी एक व्यक्ति का एग्जैक्ट पैसा जानना चाहते, डिफरेंस नहीं, एग्जैक्ट पैसा जानना चाहते, तो दूसरे व्यक्ति का पैसा क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग क्या किए, एक रेफरेंस ले लिए जीरो, क्योंकि हम पी पॉइंट का एनर्जी जानना चाहते हैं। तो एक ऐसा पॉइंट हम पता कर लिए जिसका एनर्जी क्या है, जीरो, और वो कहां पे है, इन्फिनिटी पे, है ना। तो इन्फिनिटी से अगर हम लेके आ रहे हैं, तो अगर इस पॉइंट का एनर्जी जीरो है, तो जो यहाँ पे एनर्जी मिलेगा वो पी पॉइंट का एग्जैक्ट एनर्जी मिल जाएगा, डिफरेंस नहीं मिलेगा। सर बात को हम क्या बोल रहे हैं, है ना। तो किसी एक पॉइंट का एनर्जी आप जानना चाहते हैं, तो दूसरे पॉइंट की एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा, समझ रहे आपको। तो इसीलिए हम लोग चार्ज को कहां से लेकर आना है, इन्फिनिटी से। जैसे आपको समझाया यहाँ पे कि अगर आप बी का एग्जैक्ट पैसा जानना चाहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू जानना चाहते हैं, है ना, एग्जैक्ट पैसा जानना है कि बी के पास क्या रुपया, तो ए के पैसा का क्या कर दो, जीरो। अगर ए के पास 1 रुपया नहीं तो बी के पास कंफर्म 10 रुपया, है ना। तो पी पॉइंट का एनर्जी जानना चाहते हैं, एग्जैक्टली कितना है पी पॉइंट का, तो दूसरा वाला जो पॉइंट है जहां से चार्ज को लेकर आ रहे हैं, वो पॉइंट का एनर्जी क्या होना चाहिए, जीरो। और एनर्जी जीरो कहां पे होता है, इन्फिनिटी पे। इसीलिए हम चार्ज को कहां से लेकर आ रहे हैं, इन्फिनिटी से, है ना, क्योंकि हम पी पॉइंट का एग्जैक्ट वैल्यू जानना चाहते हैं। सर अगर हम एनर्जी डिफरेंस जानना चाहते था, कोई दिक्कत नहीं, इन्फिनिटी से लाने की जरूरत नहीं है। किसी भी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक लेके चल जाओ, तो जो वर्डन होगा वो हमको क्या देगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस देगा। क्या देगा, डिफरेंस। तो फिर से एक बार हम डिफाइन कर दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है बाबू, है ना, है ना। इट इज डिफाइंड एज work done in bringing a charge from infinity to a point in the presence of electric field is called electric potential energy। और अगर इंफिनिटी से नहीं लाएंगे तो क्या जोड़ देंगे, डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस हो जाएगा ना। एक और टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए बात समझिएगा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये अगर समझ गए तो अगला समझने में कोई मसला नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको डिनोट करते हैं हम लोग भी से, भी फॉर वेलोर, है ना। चलो समझिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बोलता है ना, वहां पे किसी चार्ज क्यू को लेकर रहते हैं, यहां बोलता है किसी चार्ज क्यू को नहीं लाना, कितना लाना है, 1 कूलम, यूनिट चार्ज को लेकर आना, है ना। अब गौर समझो, अब हम इस पी पॉइंट का पोटेंशियल जानना चाहते हैं, कितना है इस पी पॉइंट का पोटेंशियल, है ना। और एक यहाँ पे चार्ज है जो अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। गौर करिएगा, अब किसी 1 कूलम चार्ज को, है ना, 1 कूलम चार्ज को हम कहां से लेकर आ रहे हैं, इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी पे एनर्जी भी जीरो होता है और पोटेंशियल भी जीरो होता है। तो इन्फिनिटी से फिर इसीलिए लेकर आ रहा है क्योंकि अगर एक पॉइंट का एग्जैक्ट पोटेंशियल जानना है तो दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो गौर समझिएगा ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज, कितना चार्ज को लाना है,
यूनिट चार्ज को, कहां से, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। गौर से फिर से समझिए बात को। तो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, किसी यूनिट चार्ज को कहां से, इंफिनिटी से किसी पार्टिकुलर पॉइंट तक लाने में, किसके प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जो वर्डन करना पड़ेगा, उस वर्डन को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। अब देखो पीछे वाला और इसमें क्या डिफरेंस है सर, कुछ नहीं है। वहां पे क्यू चार्ज को लाने में जो वर्डन हो रहा था उसको बोल रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे एक चार्ज को, यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्डन हो रहा है उसको नाम दे रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अच्छा, तो ऐसा तो लग रहा है सर कि मान लीजिए क्यू चार्ज को लाने में जो वर्डन होगा, मान लो क्यू चार्ज को लाने में वर्डन हो गया डब्ल्यू, तो इस डब्ल्यू को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और अगर एक चार्ज को लाने में वर्डन होता तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्यू चार्ज को लाने में अगर वर्डन डब्ल्यू हुआ, या इसको डिनोट करते हैं यू से भी, है ना। क्यू चार्ज को लाने में अगर वर्डन डब्ल्यू हुआ तो एक कूलम चार्ज को लाने में वर्डन कितना होगा, डब्ल्यू बाई क्यू। और एक कूलम चार्ज को लाने में जो वर्डन होगा उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया, तो V बराबर क्या हो गया बोलिए, W बाई क्यू। तो पोटेंशियल का एक और डिफिनेशन दे सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यूनिट चार्ज को लाने जो वर्क डन होगा उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ बात को। अब गौर करना, यूनिट देखो, वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल, और चार्ज का क्या होता है, कूलम। तो जूल पर कूलम किसका ऐसा यूनिट हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, और इसी को बोलते हैं वोल्ट। जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं, वोल्ट। समझ रहे बात को। अब तुमको फिर से वही क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन 1 वोल्ट, है ना। तो 1 वोल्ट बराबर क्या लिखेंगे, गौर करना, 1 जूल बाय 1 कूलम। गौर करिएगा। तो अगर कितना चार्ज को, एक कूलम चार्ज कहां से, इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में, किसके प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में कितना वर्डन होता है, 1 जूल। तो उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 1 वोल्ट, खत्म, है ना। तो आप लोग एक और नाम सुनेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो डिफरेंस में क्या करना है, इंफिनिटी से नहीं लाना है ना। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, गौर करना, है ना। तो किसी यूनिट चार्ज को, है ना, अब इंफिनिटी से नहीं लेकर आना है क्योंकि हमको डिफरेंस चाहिए, है ना। तो एक पॉइंट मान लो ये P है और एक पॉइंट क्या है, Q। तो एक यूनिट चार्ज को, है ना, पॉइंट P से पॉइंट Q तक, या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में, किसके प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जो वर्डन होगा उस वर्डन को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसको डिनोट करते हैं ऐसा, डेल्टा V से। डेल्टा V मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। समझ रहे बात को। अब तुमको एक क्वेश्चन पूछ देते बेसिक सा ना, बताओ एक का पोटेंशियल है +5 वोल्ट और एक का पोटेंशियल है -5 वोल्ट, है ना, ठीक है। तो कौन हायर पोटेंशियल और कौन लोअर पोटेंशियल है, हाँ, प्लस वाला हायर पोटेंशियल है और माइनस वाला क्या है, लोअर पोटेंशियल। बेसिक्स है ना। और इसको ऐसा भी सोच सकते कि अगर ये +5 है ना, तो इसको तुम चाहो तो ऐसा डिनोट कर, नेगेटिव टर्मिनल, और प्लस को कैसा डिनोट कर सकते हैं, पॉजिटिव। जो हायर है उसको पॉजिटिव से डिनोट कर रहा है, जो लोअर है उसको किससे डिनोट कर रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से, है ना। सर बात को क्लियर, सिंपल है ना, आपको ध्यान में रखना है। तो 2-3 चीज हम यहाँ पे बात किए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। और उसमें हम लोग इंपॉर्टेंट जो चीज ध्यान दिए वो ध्यान दिए, ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट, और वोल्ट एक्चुअली में होता क्या, जूल पर कूलम। फिर हम लोग डिफाइन किया 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट क्या होता, 1 जूल बाय 1 कूलम, है ना। और कैसे डिफाइन करेंगे, है ना, 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, है ना, एक कूलम चार्ज को, है ना, इंफिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्डन होता है, 1 जूल। तो उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 1 वोल्ट, कहानी खत्म, सिंपल है ना। चलिए अब हमको को सर हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कौन प्रोवाइड करेगा, है ना, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसको बोलते हैं बैटरी या सेल। क्या बोलते हैं, बैटरी या सेल। सेल क्या होता है बाबू ना, एक ले रहे हैं ऐसा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसको क्या बोलते हैं, सेल। और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल ले लेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसको क्या बोलेंगे, बैटरी, है ना। मान लो 5 वोल्ट का है तो 5 5 5 कितना टोटल हो गया, 15 वोल्ट का, है ना, 15 वोल्ट। पोलैरिटी गौर करिएगा, प्लस से माइनस, फिर माइनस से प्लस, फिर माइनस से प्लस, ऐसे ऐड होना चाहिए तब ऐड होगा। अगर उल्टा हो गया तो क्या कर देगा, सब्ट्रैक्ट कर देगा, है ना। चलिए, तो ये बैटरी है और ये क्या है, सेल है। तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, बैटरी या सेल, है ना।
पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को कौन प्रोवाइड करेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कौन प्रोवाइड करेगा? बैटरी या सेल प्रोवाइड करेगा। कोई दिक्कत? अगर आपने ये समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पूरे चैप्टर का है उसको बोलते हैं ओम्स लॉ, है ना। ओम्स लॉ क्या बोलता है गौर करना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल ऑलमोस्ट ऑल ईयर रिपीट करता है ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ बड़ा बेसिक चीज बोलता ना, ध्यान दीजिए। ओम्स लॉ क्या बोलता, उसको पहले एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए हमारे पास दो कंटेनर है ना, सेम साइज का, सेम सेम पोजीशन में रखे हुए, सेम लेवल में रखे हुए, है ना। एक में पूरा ऐसा आपको, है ना, वाटर भरा हुआ है ना, और एक बिल्कुल खाली है। अगर इसमें वाटर भरा हुआ है तो इसके पास हाइट है, और हाइट के कारण क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। मतलब समझ लो हायर पोटेंशियल पे और क्या है? लोअर पोटेंशियल पे है। अब दोनों को एक पाइप की हेल्प से ऐसा कनेक्ट कर देते हैं, इस पाइप की हेल्प से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे समझ लो नहीं है, ये ओपन हो जाएगा, ये वाल्व यहाँ पे लगा हुआ है। अब जैसे ही वाल्व को खोलेंगे वाटर हायर पोटेंशियल से किधर फ्लो करना चालू करेगा? लोअर। अब गौर करना भी, ध्यान दीजिए, अभी ये पूरा भरा हुआ है और बिल्कुल खाली है, तो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? अभी ज्यादा है। थोड़ा देर बाद और अभी पानी क्या जा रहा होगा? तेजी जा रहा होगा। अब धीरे धीरे इसमें लेवल कम होगा और इसमें लेवल बढ़ेगा, तो दोनों के बीच डिफरेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कैसे? समझो बात को, इसके पास 5 रुपया था, इसके पास 0, तो डिफरेंस कितना का था? 5। अब इसके पास हो गया 4 और इसके पास हो गया 1, अब डिफरेंस कितना का हो गया? 3 का, है ना। सुनो बात को, अब इसके पास हो गया 3 और इसके पास हो गया 2, तो डिफरेंस कितना का हो गया? 1। और इसके पास हो गया 1.5 और इसके पास भी हो गया, सॉरी 2 कर लिया था ना, ये मान लो हो गया 2.5, है ना, और ये हो गया 2.5। अब पोटेंशियल क्या हो गया? 0। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? 0। तो गौर करिएगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो पानी तेजी जाएगा, फ्लो ऑफ वाटर क्या होगा? तेजी से। और फ्लो ऑफ एनीथिंग क्या बोलते हैं? करंट। तो वाटर करंट यहाँ पे क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो करंट भी क्या हो रहा है? ज्यादा। और धीरे धीरे पोटेंशियल डिफरेंस कम होते जा रहा है तो करंट भी क्या होते जा रहा है? कम। अगर दोनों में वाटर का लेवल बराबर हो जाएगा तो पानी का फ्लो होगा इधर से उधर? नहीं होगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया तो करंट का फ्लो नहीं होगा। मतलब करंट फ्लो करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। और ये प्रोवाइड कौन करता है? बैटरी या सेल। अब ओम्स लॉ क्या बोलते हैं उस पर ये बात समझ में आ रहा है? ये बात ध्यान में रखिएगा और हम लोग यही बात को समझते हैं। ओम्स लॉ बड़ा बेसिक सा बात बोलता है, ध्यान दीजिए। ओम्स लॉ ये बोलता, सपोज करिए हमारे पास एक कंडक्टर है, इसका एक एंड को पॉजिटिव टर्मिनल से और एक एंड को किससे कनेक्ट कर देते हैं? नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। और ए पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा भी। हम मान लो हमारे पास ऐसा ऑप्शन है कि हम इसके पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर सकते हैं? बढ़ा या घटा सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? करंट का डायरेक्शन इधर से इधर होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज्यादा होगा तो करंट भी क्या होगा? ज्यादा। और पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट भी क्या होगा? कम। तो एक ऐसा रिलेशन है दोनों के बीच में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है कि जो किसी भी सर्किट में, किसी भी वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? पोटेंशियल डिफरेंस का, है ना। क्या बोलता है? गौर सुनिए, है ना। करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। किसका होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का। लेकिन हमेशा नहीं, एक कंडीशन है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज करेगा तो ये रूल शायद अप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, है ना, ये रूल अप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है? गौर सुनिए, स्टेटमेंट लिखने के लिए आपको आ जाएगा ना, राइट द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ सिंपल सा बात बोलता है, ध्यान सुनिए ना। करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है उसका क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना। तो फिर से हम लोग रिपीट कर रहे हैं, ओम्स लॉ क्या बोलता? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कोई दिक्कत नहीं। और जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता जिस कांस्टेंट को बोलते हैं आर, है ना। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया V बराबर IR, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर करंट इनटू रेसिस्टेंस। आर एक कांस्टेंट है जिस कांस्टेंट को नाम क्या देते हैं? रेसिस्टेंस, है ना। लेकिन ये सब चीज हम लोग ओम्स लॉ कहां पे डिफाइन कर रहे हैं? बोलिए बाबू, कांस्टेंट
टेम्परेचर पे। चलिए अब आपको क्वेश्चन ऐसा देता, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है वोल्टेज वर्सेस करंट का। तो इधर मान लो पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज है, इधर क्या है, करंट है ना। तो इसका ग्राफ क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ऐसा बना देना है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या होता गौर समझो, तो अगर V बाई आई करें, गौर सुनो, तो डेल्टा V बाई आई को क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। गौर करना, मान लो ये वाला एंगल एक सेकंड के लिए थीटा ले लेते हैं, है ना, और अपने मन से हम एक ट्रायंगल ऐसा बनाते हैं। तो y की तरफ v है तो इसको हम डेल्टा v बोल सकते हैं, x की तरफ i है तो इसको क्या बोल सकते हैं, i। आप लोग 10th क्लास में tan थीटा का फार्मूला पढ़े थे। tan थीटा क्या होता बोलिए, p बाई b। tan थीटा क्या होता, p बाई b। p कितना है बोलो, डेल्टा v, और b कितना है, i। तो इसको लिख दे डेल्टा v बाई i। और ओम्स लॉ से हमको मालूम है डेल्टा v बाई i किसके बराबर होता, r के बराबर। और इस tan थीटा को हम लोग बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं, स्लोप। tan थीटा क्या बताता, स्लोप। किसी भी ग्राफ का स्लोप कौन बताता, tan थीटा। मतलब वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ जो बनेगा स्ट्रेट लाइन बनेगा, और इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हम लोग को क्या देगा, क्या देगा बताइए, रेसिस्टेंस देगा। क्या देगा, रेसिस्टेंस। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि, है ना, वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ का जो स्लोप है वो हम लोग को क्या देता है, रेसिस्टेंस देता है। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसका स्लोप कम होगा उसका रेसिस्टेंस कम होगा। गौर करिएगा, जैसे क्वेश्चन आपको ऐसा क्लास 10 में पूछ सकता है ना, कि आपको वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ दो कंडक्टर के लिए दे दिया, ए और बी के लिए। अब आपको पूछ रहा है बताओ किसका रेसिस्टेंस ज्यादा है, तो किसका स्लोप ज्यादा है, ए का स्लोप ज्यादा है, बी का स्लोप कम है। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसका स्लोप कम होगा उसका रेसिस्टेंस कम होगा। तो हम लिख देंगे, है ना, आर ए ग्रेटर देन क्या है, आर बी। कभी कभी आपको बोल देगा ना, ए एंगल दे दिया मान लो 60 डिग्री और ए वाला एंगल दे दिया 30 डिग्री, और आपको बोलेगा फाइंड आर ए बाई आर बी। तो हमको मालूम है ना, इसका स्लोप क्या देता है, रेसिस्टेंस। तो आर ए क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री, और आर बी क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री, है ना। tan 60 की वैल्यू आप लोग जानते हो ना, √3, और tan 30 की वैल्यू क्या होता है, 1/√3। √3 ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3। तो 3:1 हो जाएगा, है ना। तो आर ए का रेसिस्टेंस अगर 3 होगा तो आर बी का क्या होगा, 1। मतलब दोनों के बीच रेशियो क्या हो गया, 3:1। कोई दिक्कत। एक और क्वेश्चन ऐसा दे सकता, आपको क्वेश्चन ऐसा दे सकता है, वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ है सेम, ए और बी है, ठीक है। ये T1 टेम्परेचर पे है और ये T2 टेम्परेचर पे है। गौर करना, तो बोलेगा कि कौन बड़ा है, T1 बड़ा है कि T2। 4 ऑप्शन दे सकता है अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो। T1 ग्रेटर देन T2, T2 लेस देन T1, T1 इक्वल टू T2, क्या है। तो गौर समझिए, इसका रेसिस्टेंस, दोनों का मटेरियल सेम है, सब चीज सेम है ना, लेंथ, एरिया, क्रॉस सेक्शन, मटेरियल सब सेम है, खाली अलग क्या है, टेम्परेचर, है ना। सुनो बात को। अच्छा, तो अगर इसका हम देख रहे हैं कि इसका स्लोप ज्यादा है, तो आर ए का रेसिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा, और आरबी का क्या होगा, कम। अब रेसिस्टेंस और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, ये बात को थोड़ा समझिएगा। अगर किसी भी कंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसका रेसिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। काहे बढ़ेगा, ये बात को हम एक्सप्लेन करेंगे अभी तुरंत, है ना। सो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। अब हम देख रहे हैं, क्योंकि ए बी के बारे में बोला, इनका सब चीज सेम है, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल सब सेम है, तो रेसिस्टेंस भी सेम होना चाहिए था। लेकिन दोनों का रेसिस्टेंस अलग अलग है, क्योंकि ए का स्लोप अलग है और बी का स्लोप अलग है। तो ये वेरिएशन जो ला रहा हो, कौन ला रहा है, टेम्परेचर। तो हमको मालूम है अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। तो ए का रेसिस्टेंस ज्यादा और बी का रेसिस्टेंस क्या है, कम है ना। तो ए का रेसिस्टेंस ज्यादा है तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहा होगा, ज्यादा, और बी का रेसिस्टेंस कम है तो इसका टेम्परेचर क्या रहा होगा, कम। तो कौन बड़ा होगा, T1 की T2। T1 बड़ा होगा किससे, T2 से। समझा रहा बात को। अब आपको ये बात हम एक्सप्लेन करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस क्यों बढ़ता है। तो कंडक्टर के केस में, इन केस ऑफ कंडक्टर, अगर आप, है ना, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर को घटाता है तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, घटेगा। क्यों ऐसा होता है, थोड़ा सा सिंपल शब्द में हम एक एग्जांपल आपको देख बताते हैं। मान लो हम लोग एक गेम खेल रहे हैं, ऐसा सिंपल सा, ए से बी तक, मान लो 2 आदमी, एक आदमी है एक आदमी है, इस लाइन पे दौड़ सकते इधर से उधर, और एक व्यक्ति यहां पे है जिसको इस लाइन को क्रॉस करना है। गौर करिएगा, क्रॉस करना है ना, लेकिन ये ऐसा क्रॉस करना है कि ये दोनों इसको टच नहीं करते। सर बात क्लियर। अब बात समझो, ये दोनों को 15-20 दिन से नहीं खाना खिला है, मतलब इनके पास कोई एनर्जी नहीं है, तो बेचारा धीरे धीरे से दौड़ेंगे, है ना।
तब तक ये व्यक्ति इधर से क्रॉस कर जाएगा। मतलब इनका ए और बी के बीच जो तोड़ने का स्पीड होगा बहुत कम होगा, तो ये व्यक्ति जब क्रॉस कर रहा होगा तो टकराने का संभावना भी क्या होगा, कम होगा। गौर करते रहिएगा। अगर ये दोनों को खाना खिला दे, मतलब टेम्परेचर बढ़ा दे, तो एनर्जी बढ़ जाएगा। एनर्जी बढ़ जाएगा तो बहुत तेजी से यहां ए और बी के बीच दौड़ना चालू कर देंगे। अब ये क्रॉस करेगा तो टकराने का संभावना क्या होगा, ज्यादा। और अगर टकराने का संभावना ज्यादा हो गया तो जो फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है वो गड़बड़ा जाएगा, और फ्लो ऑफ चार्ज गड़बड़ा गया मतलब करंट गड़बड़ा गया। अगर करंट कम हो रहा है मतलब रेसिस्टेंस ज्यादा है। समझ बात को। तो अगर इनको टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इनके वाइब्रेशंस क्या होंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनका वाइब्रेशन क्या होगा, तेज होगा। और वाइब्रेशन तेज होगा तो जो कोलाइड करने का जो कोलिजन हो रहा है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। और कोलिजन बढ़ जाएगा तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि करंट घट जाएगा, है ना। तो सिंपल आपको क्या लिखना है ना, कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, उनका है ना वाइब्रेशन क्या होता है, वाइब्रेशन बढ़ जाता है ना। और वाइब्रेशन बढ़ जाता है उसके कारण कोलिजन भी क्या होता है, बढ़ जाता है ना। वाइब्रेशन बढ़ जाता है तो कोलिजन भी क्या होता है, बढ़ जाता है। और कोलिजन बढ़ जाएगा तो करंट क्या होगा, कम हो जाएगा, फ्लो नहीं हो पाएगा ना, टकरा जा रहा है ये बेचारा, इधर जा रहा है, इसको टकरा के इधर भेज दिया तो फ्लो गड़बड़ा गया। अगर करंट कम हो गया इसका मतलब रेसिस्टेंस क्या है, ज्यादा, है ना। रेसिस्टेंस होता क्या, अभी हम लोग उसको डिफाइन कर रहे हैं, है ना। रेसिस्टेंस क्या है, ज्यादा, है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है, और घटाने से क्या होता है, घटता है। तो सर ठीक है, घटाने वाला हम जरा ये, तो अगर हम लोग घटाते घटाते इतना घटा दे कि रेसिस्टेंस क्या हो जाए, जीरो हो जाए, हो सकता है ऐसा का, हाँ ऐसा हो सकता है ना। तो जिस टेम्परेचर पे ऐसा होता है उसको हम लोग बोलते हैं 0 केल्विन या -273 है ना डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इतना टेम्परेचर पे आप चले जाओगे, अप्रोक्सीमेट में बोल रहे हैं -273.15 होता है डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, या 0 केल्विन इसको बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो 0 केल्विन पे चले जाओगे तो किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और अगर रेसिस्टेंस जीरो हो गया मतलब करंट के फ्लो को अपोज करने वाला कोई नहीं है, तो ऐसे कंडक्टर को हम लोग बोलते हैं सुपर कंडक्टर। क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर। लेकिन अभी आप लोग के औकात से बाहर वाली बात है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ रहा मामला। तो ये था बाबू आपका ओम्स लॉ। इसके बाद आता है बाबू ना दो टॉपिक, एक पीछे हम लोग और रेसिस्टेंस होल्ड कर दिया ना, छोड़ दिया, रेसिस्टेंस अभी बात करें, गौर करिए। तो रेसिस्टेंस क्या होता है, जो ओम्स लॉ में रेसिस्टेंस आया था, है ना, इसको डिनोट करता है कैपिटल आर से। लेकिन इनके साथ एक और टर्म आता है जिसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी, है ना, इसको डिनोट करते हैं रो से। क्या होता है रेसिस्टेंस, क्या होता है रेसिस्टिविटी, गौर समझिएगा। दोनों डिफिनेशन सेम है, बहुत सारे बच्चे लोग को इसका है ना कंफ्यूजन रहता है ना, क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं होता कि रेसिस्टेंस क्या रेसिस्टिविटी है। ये दोनों प्रॉपर्टी है, किसका प्रॉपर्टी है, गौर करिएगा। ये भी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है। ये किसका प्रॉपर्टी है, बोलिए, कंडक्टर है। ये किसका प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। ये किसका प्रॉपर्टी है, मटेरियल। ये प्रॉपर्टी किसका है, कंडक्टर का। अच्छा सर, ये वाला प्रॉपर्टी करेगा क्या, करंट के फ्लो को अपोज करेगा, चार्ज के फ्लो को अपोज करेगा, है ना। सो रेसिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है, ड्यू टू विच, है ना, ड्यू टू विच क्या करता है, ड्यू टू विच इट अपोजेस, है ना, अपोजेस फ्लो ऑफ चार्ज या करंट, जो बोलना चाहते हैं। रेसिस्टिविटी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये ध्यान रखने वाला बात है, ये प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, जिसके कारण क्या करता है, ड्यू टू विच, बोलिए, ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज या करंट। कोई दिक्कत नहीं। सो रेसिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है। रेसिस्टिविटी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, जिसके कारण वो क्या करते हैं, करंट के फ्लो को अपोज करते हैं, रोकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब बात समझिएगा, सिंपल। सर जर मटेरियल का क्या प्रॉपर्टी, कंडक्टर का क्या प्रॉपर्टी है, समझिए बात को। मान लो हमारे पास दो वायर है, एक 5 मीटर का है और एक 50 मीटर का है। ये भी एल्युमिनियम का बना हुआ है और ये भी एल्युमिनियम का। तो दोनों का मटेरियल अलग अलग है कि सेम सेम, है ना। तो 5 मीटर का वायर है, 50, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दोनों का क्योंकि मटेरियल सेम है तो दोनों का रेसिस्टिविटी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि रेसिस्टिविटी किसका प्रॉपर्टी है, मटेरियल का प्रॉपर्टी। रेसिस्टिविटी किसका प्रॉपर्टी है, मटेरियल का, है ना। हाँ, खाली इसमें कंडीशन ये है कि दोनों सेम टेम्परेचर पर होना चाहिए, टेम्परेचर अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो एट द सेम टेम्परेचर अगर दोनों का मटेरियल सेम है ना, तो दोनों का रेसिस्टिविटी भी क्या होगा,
सेम होगा। सो रेसिस्टिविटी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल समझ में आ रहा बात है ना? तो मटेरियल को उसके लेंथ, लंबाई, चौड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। समझ रहा मामला? चलिए, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर क्या होता है? ये इसी को ले लो, एक 5 मीटर का और एक 50 मीटर का, दोनों सेम कंडक्टर है ना, दोनों अलग अलग कंडक्टर है। मतलब कंडक्टर जो है वो डायमेंशन पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं? डायमेंशन पे। मतलब रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? डायमेंशन पे। लेकिन रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल पे। मटेरियल सेम तो रेसिस्टिविटी सेम, लेकिन मटेरियल सेम तो रेसिस्टेंस सेम होगा इसका गारंटी नहीं है। समझ बात को? तो रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये बात समझिए। तो रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता? तो रेसिस्टेंस, एक क्वेश्चन आता है ना कि रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता? तो रेसिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन समझते हैं ना, ए वाला पे, ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर हो गया है ना। तीसरा, नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता, नेचर ऑफ मटेरियल कैसा है। और चौथा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अभी हम लोग पीछे पढ़े, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। समझ बात को? अगर हम, और रेसिस्टिविटी केवल नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर, है ना। उसका भी टेम्परेचर बढ़ा तो रेसिस्टेंस क्या होगा? उसका रेसिस्टिविटी क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है बाबू रिलेशन बिटवीन रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। तो हमारा रूल क्या बोलता कि जो रेसिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होता है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर का। तो अगर लेंथ जब बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटाओगे तो रेसिस्टेंस घटेगा। दूसरा कंडीशन होता, रेसिस्टेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज्यादा है तो रेसिस्टेंस क्या होगा? कम, है ना। तो हम लोग के लिए कैसा वायर ठीक रहेगा? थिक वायर की थिन वायर? थिन में तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा ना जी। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो तो रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा ना, तो दिक्कत होगा ना, है ना। तो हम लोग को कैसा चाहिए? थिक वायर, मोटा वाला वायर, है ना। अगर मोटा वायर है, थिक वायर है ना, अगर थिक वायर है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? ज्यादा, तो रेसिस्टेंस क्या होगा? कम, है ना। और जब इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करेंगे तो R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा? L बाय A का, है ना, L बाय A का। और जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते थे कांस्टेंट आता रो रेसिस्टिविटी, तो R इक्वल टू क्या होता? रो L बाय A। अब फिर से यहां पे क्वेश्चन आता, हम क्वेश्चंस करवाएंगे ना। क्वेश्चन ये आता बाबू ना कि हमारे पास एक वायर था, इसका लेंथ था L और एरिया क्रॉस सेक्शन क्या था? A, है ना। अब इस वायर को ऐसा इलोंगेट करके इसका लेंथ क्या कर दिया? स्ट्रेच करके लेंथ क्या कर दिया? 12। तो बताओ इसका रेसिस्टेंस और इसका रेसिस्टेंस का रेशियो क्या हो? ऐसा पूछ दिया। चल हम बोले ठीक है, एक नंबर वायर है, 2 नंबर वायर बोल देते हैं, ठीक है। गौर करिए। अच्छा, ऐसा स्ट्रेच करने से नेचर ऑफ मटेरियल चेंज करेगा? कोई कॉपर कैसा घिंचे सोना का बन जाए, गोल्ड का, ऐसा बनेगा? नहीं। मतलब नेचर ऑफ मटेरियल में स्ट्रेच, इलोंगेट या कंप्रेस करने से कोई चेंज होने वाला नहीं है, मतलब रेसिस्टिविटी चेंज करने वाला नहीं है, पहला बात। दूसरा, अच्छा लेंथ चेंज कर गया तो रेसिस्टेंस चेंज करेगा। चलो पहला वाला का R1 लिख रहे हैं, पहला का रेसिस्टेंस क्या लिख देते हैं? मान लो रेसिस्टिविटी कुछ रो होगा, लेंथ L था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या था? A। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब इसका लेंथ 12 कर दिया तो R2 लिखे। अच्छा रो तो सेम ही रहेगा ना, और लेंथ L की जगह क्या लिख दे? 12। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं मालूम, नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, तो कैसे निकाले? गौर सुनो, एक चीज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, खींचने के प्रोसेस में वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज होने वाला नहीं है। तो इसका वॉल्यूम क्या लिखोगे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, है ना। और इसका एरिया क्रॉस सेक्शन नहीं मालूम, लिख लो A डैश होगा, है ना। तो इसका भी वॉल्यूम क्या होना चाहिए? A डैश इंटू क्या होना चाहिए? 12। तो L गया तो A डैश क्या निकल कर आ जाएगा? बोलो A/2। तो सिंपल याद रखो, अगर तुम लेंथ को डबल करोगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा हो जाएगा, लेंथ को ट्रिपल करोगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1/3 हो जाएगा, है ना। ऐसे तो ये वाला कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा? बोलो A/2। कोई दिक्कत? चलो R2 को थोड़ा सजा के लिखो, 2 पर चला जाएगा तो रो L/A, 2 और 2 कितना हो जाएगा? इंटू 4। और रो L/A को क्या बोलते हैं? R1, है ना। तो R2 बराबर क्या निकल के आ गया? बोलो 4 टाइम्स R1 आ गया। ये सिंपल हो गया। तो R2/R1 का रेशियो 4:1 हो जाएगा। समझ में आ रहा मामला? तो ऐसा क्वेश्चन आता है बाबू, है ना, इसको ध्यान में आपको रखना है। चलिए, अगर यहां तक बात समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट चीज जो है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। और फिर हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन, जूल्स लॉ और पावर। कहानी खत्म, चैप्टर इतना ही आपका, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट जो चीज हम लोग बात करने वाले हैं ना, वो ध्यान दीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट का। इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसे, बहुत बेकार सा टॉपिक है ना, ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है?
बेसिकली है ना, इलेक्ट्रिकल सर्किट का डिफरेंस हम लोग ऐसे दे, इट इज अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ। कैसा पाथ है बोलिए? क्लोज है और कैसा है? कंटिन्यूअस, है ना। सो इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है ना, इट इज अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ। लेकिन इलेक्ट्रिकल सर्किट बनने के लिए और कुछ भी तो चाहिए ना, क्लोज और कंटिन्यूअस तो होना चाहिए। इट इज अ क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ विच कंटेन्स, है ना, जिसमें बहुत सारा चीज होता है। क्या क्या होता है? विच कंटेन्स, है ना, सेवरल सर्किट एलिमेंट, सेवरल सर्किट एलिमेंट, बहुत सारे सर्किट एलिमेंट, लाइक सेल या बैटरी, सेल या बैटरी, है ना, है ना। और क्या चाहिए? स्विच चाहिए, स्विच रह जाए तो ठीक है, वायर लास्ट में ना, स्विच, है ना। बल्ब लगा देते हैं, या इसी को हम मन करे तो बोलते हैं लोड। क्या बोलते हैं? लोड, है ना। कोई भी चीज, बल्ब, हीटर, फ्रिज, कूलर, कुछ भी लगा तो उसको ना क्या बोलते हैं? लोड, है ना। सो इट इज अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ which contains several circuit element like सेल या बैटरी, स्विच, बल्ब। अच्छा, वोल्टेज मेजर करना है तो क्या लगा देंगे? वोल्ट मीटर, है ना। अगर करंट को मेजर करना है तो क्या लगा देंगे? अमीटर, है ना। समझ बात को। और ये सबको कनेक्ट करने वाला क्या चाहिए? वायर एंड कनेक्टिंग वायर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? है ना, इलेक्ट्रिकल सर्किट। सो इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है? इट इज अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ which contains several circuit element like सेल या बैटरी, स्विच, बल्ब, वोल्टमीटर, अमीटर एंड कनेक्टिंग वायर्स, है ना। समझ बात को। अब आपको बोल देगा, है ना, ड्रॉ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें ये सारा चीज होना चाहिए, या जो भी वो बोलेगा उसके अनुसार ड्रॉ करना है। कुछ नहीं करना, सबका सिंबल आप एनसीईआरटी एक बार फॉलो करके देख लीजिएगा, सिंबल क्या होता है ना। तो हमको सेल या बैटरी लगाना, सेल बोलेगा तो एक लगाएंगे, बैटरी बोलेगा तो एक से ज्यादा लगा देंगे, बैटरी हो गया। स्विच का सिंबल जनरली ऐसा होता है, अगर ऐसा कर दीजिएगा तो ये होता है क्लोज स्विच, और वो डॉट नहीं दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ओपन स्विच, है ना। फिर हमेशा मीटर हम लोग किसमें लगाते हैं? सीरीज में। किसमें लगाते हैं? सीरीज में। मन करे तो एक यहां बल्ब लगा लो ऐसा, है ना, और ऐसा जोड़ दो। अब वोल्ट मीटर एक लगाना बाकी है। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में होता है। किसका वोल्टेज मेजर करना है? मान लो बैटरी का वोल्टेज में, किसके पैरेलल में? अगर इस बल्ब के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसके पैरेलल में लगा दो वोल्ट मीटर, है ना। तो ये आपका क्या बन गया? इलेक्ट्रिकल सर्किट, है ना। और इसमें अपना करंट ऐसा फ्लो करेगा, कहानी डन हो गया, है ना। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये सिंपल आपको, है ना, डिफिनेशन के तौर पे आता है। नेक्स्ट जो है वो है आपका बाबू कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, जिसमें दो टाइप के हम लोग कॉम्बिनेशन लेकर आते हैं, पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं बोलिए? कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, है ना। क्या बात करने जा रहा है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। यहां पे दो टाइप के कॉम्बिनेशन का हम लोग बात करते हैं ना। एक हम लोग जनरली बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना, और एक हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल और सीरीज में क्या, और एक मिक्स हो सकता है, पैरेलल सीरीज को मिक्स करके, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको बोलेंगे? गौर समझिए, है ना। अगर एक सेट ऑफ रेसिस्टेंस इस तरह से कनेक्टेड है, एक सेट ऑफ रेसिस्टेंस इस तरह से कनेक्टेड है कि उन सबके थ्रू जो करंट जा रहा है वो क्या हो रहा है? टोटल करंट जो सब में क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, और सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम। तो शॉर्ट में भी गौर करिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा क्या होना चाहिए पैरेलल में? सेम। और टोटल करंट जो होगा, टोटल करंट वो सब में क्या होगा? डिवाइड होगा। बराबर होगा ऐसा कोई जरूरत नहीं, डिवाइड होगा, सब में बटेगा, है ना। सीरीज में क्या होता है? करंट सेम होता है, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस सब में क्या होगा? डिवाइड होगा। क्या होगा? डिवाइड होगा। गौर समझिएगा। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन का, है ना। डिफिनेशन बच्चों लोग पूछते पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, वो डिफाइन करोगे ना। तो सर ऐसे ऐसे जुड़ा रहेगा, अरे भाई एग्जाम में कैसे लिखेगा, है ना, डिफिनेशन जानना पड़ेगा ना। तो डिफिनेशन हम लोग कैसे बोलते हैं, है ना, अ सेट ऑफ रेसिस्टर्स, अ सेट ऑफ रेसिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ पोटेंशियल डिफरेंस, गौर करिएगा, इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेसिस्टर आर सेम। सारे रेसिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम। एंड टोटल करंट गेट्स डिवाइडेड अमंग देम, और टोटल करंट उनके बीच में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सीरीज में क्या बोलता? सीरीज में ऐसा बोलता, अ सेट ऑफ रेसिस्टेंस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज
एक सेट ऑफ रेसिस्टेंस को हम बोलेंगे कि वो किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में। इफ करंट थ्रू ऑल द रेसिस्टर्स आर सेम, सारे रेसिस्टर से करंट क्या है, सेम है, एंड टोटल पोटेंशियल जो अप्लाई किया आप टोटल पोटेंशियल है ना, एंड टोटल पोटेंशियल गेट्स डिवाइडेड अमंग देम, और टोटल पोटेंशियल उनके बीच में क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। हम समझाते हैं आगे। चलिए पहला हम लोग बात करते हैं पैरेलल का, है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो मान लीजिए ना हमारे पास एक रेसिस्टेंस है R1, एक और रेसिस्टेंस ले लेते हैं R2, और एक और रेसिस्टेंस ले लेते हैं R3। ये R2 है और ये क्या हो गया R3। इन सबको एक V वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, सेल से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। सर हम कैसे माने कि पोटेंशियल सबके क्रॉस सेम है। मान लो इस पॉइंट का नाम देते हैं A, तो इस पॉइंट का नाम क्या देना पड़ेगा B। क्यों सर, क्योंकि बीच में बैटरी लग गया तो A और B का पोटेंशियल बराबर नहीं होंगे, है ना, सिंपल वायर है तो पोटेंशियल क्या होंगे, सेम। जैसे A और इस पॉइंट का भी पोटेंशियल पूछेंगे तो क्या होगा A, क्योंकि इनके बीच में ना ही कोई बैटरी लगा हुआ है, ना ही कोई रेसिस्टर लगा हुआ है, कुछ भी नहीं लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा। समझ बात को। तो अगर ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल है तो इसको भी क्या बोल सकते हैं, A। तो आप उस तरह से बोलोगे सर इसको भी तो A बोल सकते हैं, हाँ, तो सर इसको भी तो A बोल सकते हैं, हाँ, तो इसको भी तो A बोल सकते हैं, हाँ, तो ये वाला नाम A दे देते, इसको भी A दे देते, इसको भी क्या देते A। सर सिमिलरली इसको क्या बोल सकते हैं, और इसको भी क्या बोल सकते हैं, और इसको भी। अब बताओ ए बी के क्रॉस पोटेंशियल कितना का है, V का, और ये R1 भी किसके क्रॉस कनेक्टेड है, ए बी के, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा V। R2 भी किसके क्रॉस कनेक्टेड है, ए बी, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा V। और R3 भी किसके क्रॉस कनेक्टेड है, ए बी का, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा V। तो तीनों के क्रॉस पोटेंशियल क्या हो गया, सेम। तो तीनों के क्रॉस अगर पोटेंशियल सेम हो गया तो दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा, मान लो इस सेल से करंट जा रहा I जब यहां पे पहुंचा तो तीन को रास्ता मिला, इधर इधर और इधर, तो बटेगा बेचारा, इधर चल गया मान लो I1। कोई जरूरी नहीं है कि बराबर हो, अलग अलग भी बढ़ सकते हैं ना, बराबर भी बढ़ सकते हैं, और इसमें क्या हो गया I3। तो पहला चीज हमको निकल के आ गया, जो टोटल करंट I होगा वो किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। समझ में बात। हम निकालना चाहते हैं इनका इक्विवेलेंट, ये डेरिवेशन आता बोर्ड में, है ना, पैरेलल या सीरीज में एक आएगा, पैरेलल ही आएगा ज्यादा संभावना। हम इनका निकालना चाहते हैं बाबू ना इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का पहले मतलब समझिए, बहुत सारे बच्चे लोग इक्विवेलेंट निकाल लेते लेकिन क्या है मतलब वो नहीं समझते। सिंपल शब्द में हम आपको समझाते हैं इक्विवेलेंट क्या होता है। मान लो ये तीनों रेसिस्टेंस मिलके R1 R2 और R3 V वोल्ट के बैटरी से कितना करंट ड्रॉ कर रहे हैं, कितना करंट निकाल रहे हैं I। अगर कोई व्यक्ति, जैसे समझो तीन आदमी मिलकर इस रूम को, है ना, एक दिन में व्हाइट वॉश कर दिया, तीन आदमी मिलकर इस रूम को कितना दिन में व्हाइट वॉश कर दिया, एक दिन में। और एक व्यक्ति अकेले इस रूम को एक दिन में व्हाइट वॉश कर देता, मतलब वो तीनों को इक्विवेलेंट कौन हो गया, वो व्यक्ति, क्योंकि तीनों मिलकर जो काम कर रहा है वो सेम काम को अकेले कर दे रहा है ना। तो तीनों मिलकर क्या काम कर रहा है, V वोल्ट के बैटरी से कितना करंट निकाल रहा है I। तो तीनों के बदले कोई अगर एक रेसिस्टेंस V वोल्ट के बैटरी से कितना करंट निकाल दे I, तो तीनों को क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंट बन जाएगा। तो बस यही काम करना है। तो मान लो रेसिस्टेंस जो होगा उसको नाम दे देते हैं REQ, EQ शॉर्ट में लिख रहे हैं इक्विवेलेंट को, है ना। और इसको कितना वोल्ट का बैटरी लगा देते हैं, V वोल्ट का, तो कितना करंट ड्रॉ कर ले I, तो तीनों का क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंट। कोई दिक्कत, फिर से बात समझिए। अगर इस पॉइंट को A नाम देते तो इसको नाम क्या देते हैं B, तो इस पॉइंट को नाम क्या देंगे A, तो इसको नाम क्या देंगे B। ए बी के क्रॉस वोल्टेज कितना, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना V। और आप पीछे पड़े ओम्स लॉ में V बराबर क्या होता है IR, तो V, और इसमें करंट जा रहा I और इसका रेसिस्टेंस है R इक्विवेलेंट। तो यहां से मन करे तो I बराबर आप लिख सकते हो V बाय R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। अब एक बात बताओ, इसमें करंट कितना जा रहा है I1, और R1 के क्रॉस वोल्टेज कितना था V, R2 के क्रॉस कितना था V, और R3 के क्रॉस भी कितना था V, और V बराबर क्या होता है IR। तो V बराबर लिखेंगे I1 R1। सो I1 बराबर क्या लिखेंगे यहां पे बोलिए, I1 बराबर क्या लिखेंगे V बाय R1। I2 क्या लिखेंगे V बाय R2, और I3 क्या लिखेंगे V बाय R3। और I किसके बराबर होता है I1 प्लस I2 प्लस I3। पुट करो यहां पे, ऊपर हम पुट कर रहे हैं, तो I की जगह क्या लिखे बोलिए V बाय R इक्विवेलेंट, है ना। I1 की जगह क्या लिखे V बाय R1, I2 की जगह क्या लिखे V बाय R2, और I3 की जगह क्या लिखे V बाय R3। V भी ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से निकल के आएगा 1 बाय R इक्विवेलेंट जो होता है किसके बराबर हो जाएगा बोलिए 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, है ना। अगर और रहता तो प्लस R4 R5 डॉट डॉट डॉट, इसको बोलते हैं, है ना,
पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। जो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में भी इक्विवेलेंट निकालना है, तो पहले सीरीज कॉम्बिनेशन का जो डिफिनेशन है तो उसके अनुसार चलते हैं। तो अगर एक सेट ऑफ रेसिस्टेंस इस तरह से कनेक्टेड है कि सारे के थ्रू करंट क्या होता है, सेम होता है, तो इससे करंट आ जाएगा तो इससे भी कितना जाएगा, इससे भी कितना जाएगा, आई, करंट सेम है, तो दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। पहला कंडीशन सेटिस्फाई होगा। दूसरा क्या है, जो टोटल पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, मान लो V वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया, कितना वोल्ट का अप्लाई किया, V वोल्ट का, मान लो यहां से करंट जा रहा है I, तो जाहिर है दिखा दिए। तो बताओ इसमें करंट है I और इसका रेसिस्टेंस है R, और V बराबर क्या होता है IR, तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा IR1, इसके क्रॉस वोल्टेज को हम बोलते हैं V1, इसके क्रॉस वोल्टेज को क्या बोलते हैं V2, और इसके क्रॉस वोल्टेज को क्या बोलते हैं V3। तो V जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। ये समझ में आता बात, क्योंकि अगर ये वाला पॉइंट A है और ये वाला B है तो इस पॉइंट को भी A बोल सकते हैं, इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं B। तो AB के क्रॉस, है ना, AB के क्रॉस अगर वोल्टेज V है तो यहाँ भी AB के क्रॉस क्या होना चाहिए V, और AB के क्रॉस क्या है V1 V2 और V3, तो V बराबर क्या लिखेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा एक बात बताओ, V1 किसके बराबर होगा, करंट इसमें जा रहा है I और रेजिस्टेंस कितना है R1, तो V1 किसके बराबर होगा IR1, V2 किसके बराबर होगा IR2, और V3 किसके बराबर होगा IR3। समझा बात। अब फिर से इसका इक्विवेलेंट निकालना चाहते, तो इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या है, तीनों रेजिस्टेंस के बदले एक रेजिस्टेंस है जिसको नाम हम दे देते हैं R इक्विवेलेंट। अगर इसके क्रॉस भी V वोल्ट का बैटरी लगाएं तो भी कितना करंट ड्रॉ करना चाहिए I, तो यहाँ पे V बराबर क्या लिखेंगे IR, तो R की जगह क्या है R इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे पुट करिए V के जगह पुट करिए I इंटू R इक्विवेलेंट, V1 की जगह पुट करो IR1, V2 की जगह पुट करो IR2, और V3 की जगह पुट करो IR3, आई सब कट जाएगा, तो यहां से R इक्विवेलेंट निकल के आ रहा है R1 प्लस R2 प्लस क्या हो गया R3। समझ में आ रहा बात सबको। तो ये आपका R इक्विवेलेंट का फार्मूला होगा किस केस में, सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में। किस केस में, सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। तो ये आपका सीरीज को, इसके आगे जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है ना, वो आपको इसके आगे टॉपिक हम लोग को पढ़ना है आपका जूल्स लॉ, जिसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और लास्ट टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वो पावर पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल पावर, है ना। तो दैट्स इट, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, है ना, लगभग खत्म हो गया है ना।